हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है कॉम्पोजिशन लेवी। ये हमारा चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर का जो पार्ट है और ये बहुत ही मेजर पार्ट है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे बहुत अच्छा आता है। तो भाई सबसे पहले इसको समझते हैं कॉम्पोजिशन लेवी बेसिकली क्या होती है। तो एक बात जरूर समझ लो कि भाई ये जो स्कीम है ना, ये जो कॉम्पोजिशन लेवी है ये वॉलंटरी है। मतलब आपको डिपार्टमेंट थोपेगा नहीं कि यार ये स्कीम आपको लेनी पड़ेगी, आपका मन करे तो आप ले सकते हो। तो बेसिकली इट इज़ एन ऑप्शनल स्कीम। ऑप्शनल भी ऐसा नहीं है कि सब ले सकते हैं, यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। एलिजिबिलिटी यहाँ पर लॉ में दी गई है कि अगर आप उन लोगों में फॉल करते हो तो आप ले सकते हो। तो बेसिकली आइडिया क्या है इसके पीछे कि जो छोटे स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, उस अम्ब्रेला के अंडर लाने की कोशिश करी गई है ताकि उनको जीएसटी के बहुत ही डिटेल प्रोविजंस के अंदर ना जाना पड़े, उनके लिए चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है, और उनकी कॉस्ट सेविंग यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि इनकी रिटर्न भी थोड़ी सी कम होती हैं, ऐसे रेगुलर वाली चीज़ नहीं होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम हो जाती है और जो आईटीसी और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का जो आपको करना पड़ता है कैलकुलेशन, वो भी नहीं करना पड़ता क्योंकि इनके ऊपर एक रेट लगता है बस, वो भी आपका बिजनेस देख के कि भाई कोई मैन्युफैक्चरर है तो उस पर अलग रेट लगेगा, कोई ट्रेडर है तो उस पर अलग रेट लगेगा, और कोई रेस्टोरेंट वाला है तो उस पर अलग रेट लगेगा। तो उस तरीके से उनको रेट दे दिया जाता है, तो उनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जबकि नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में हर आइटम के ऊपर अलग अलग रेट जीएसटी लग जाता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती हैं, आपको लोग हायर करने पड़ते हैं उन चीज़ों को संभालने के लिए। तो बेसिकली आइडिया यही है कि इट इज़ ए वॉलेंट्री स्कीम। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो अगर आप चाहो तो। ये पॉइंट हो गया यहाँ पर क्लियर। अब इस चीज़ को समझना शुरू करते हैं। तो अगर मैं इस चैप्टर में डिग डाउन करूँ तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम समझेंगे इसके अंदर। सबसे पहली बात तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई कौन लोग हैं जो एलिजिबल होते हैं, जो इस स्कीम के अंदर एंटर कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन लेवी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई एलिजिबिलिटी के अंदर भी पहले तो कौन है, हु, ठीक है। उसके बाद क्या क्या उनको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो कंडीशंस उसको हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ठीक है आप एलिजिबल थे, आप ले सकते थे, आपने ले लिया कॉम्पोजिशन लेवी, तो अब आपके ऊपर क्या रेट लगेगा, ठीक है। उस रेट जो आपका लगेगा वो किस अमाउंट पर एप्लीकेबल होगा, तो वो एप्लीकेबिलिटी देखेंगे उसकी, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। तो भाई बहुत ही बढ़िया फ्लो में इस चीज़ को समझेंगे और इसी फ्लो में आपको एग्जाम में याद भी रहेगा और आप गलतियां नहीं करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, यहां पर हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ठीक है, दो कैटेगरीज हैं। एक है आपका सेक्शन नंबर 10, सेक्शन 10, और एक है आपका सेक्शन 10(2)(a। ये रिलेटिवली न्यूली एडिड है, इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है। ये पहले से एग्जिस्ट करता था। न्यूली एडिड क्या है, पहले होता था मेनली गुड्स के ऊपर, ठीक है। कॉम्पोजिशन लेवी जो गुड्स की सप्लाई करते हैं वो ले सकते हैं, और उसके अंदर आ जाते हैं आपके मैन्युफैक्चरर, ठीक है, या फिर आपका ट्रेडर आ जाते हैं। और वैसे तो रेस्टोरेंट सर्विस इज अ सर्विस, बट उसको भी यहां पर गुड्स की तरह ही कंसीडर करते हुए उसको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर डाल दिया गया है। तो भाई रेस्टोरेंट की सर्विस, ठीक है, तो ये यहां पर आते हैं। तो बेसिक आइडिया वॉज कि गुड्स वाली चीज़ों को यहां पर लेके चलना, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब सर्विस वालों ने बोला कि यार अब हम क्या करें, अगर हमारी सेल कम है, हमारी टर्नओवर कम है और हम कॉम्पोजिशन लेवी लेना चाहते हैं तो हमें भी तो कुछ राइट दो ना। तो सेक्शन 10(2)(a आया और उसके अंदर भी सर्विस प्रोवाइडर्स को भी यहां पर ऑप्शन मिल गया, ठीक है। इस तरीके से यहां पर चीज़ हो गई। तो ये तो हुए ब्रॉडली, हमने किस बात का आंसर किया है अभी कि कौन, हु, तो दीज आर दोज पीपल, ठीक है। हाँ, अब इनकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, इनकी कंडीशंस देखेंगे कि उनको ऐसा नहीं है, इनको बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना होगा, बहुत सारी कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी होगी, तब जाकर ये अपने आप को कह सकेंगे कि ठीक है यार हम कॉम्पोजिशन लेवी में आ चुके हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं, तो पहली बात तो देखो, पहली चीज़ तो होगी हमारी मॉनेटरी कंसिडरेशन, मॉनेटरी रिक्वायरमेंट, और वो किस चीज़ के ऊपर होती है, हमेशा टर्नओवर पर, प्रीवियस ईयर की टर्नओवर। तो भाई दोनों ही केसेस में हम क्या देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर की टर्नओवर, ठीक है। तो अगर प्रीवियस ईयर की टर्नओवर यहां पर पहले केस में अगर आपकी है 1.5 करोड़, ठीक है,
तो आप एलिजिबल हो, आप सेक्शन 10 में कॉम्पोजिशन लेवी में आ सकते हो। और सर्विस के केस में है 50 लाख रुपए। और एक एडिशनल चीज और है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि अगर मैं बात करूं आपसे इस चीज के बारे में, सेक्शन नंबर 10 स्पेसिफिकली इसके बारे में, तो यहां पर एक चीज क्या आती है कि 1.5 सीआर के साथ साथ 75 लाख की भी लिमिट है फॉर 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, उनको हम बुक में से अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, ठीक है। तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने एक तरह से बात कर ली कि भाई ये जो टर्नओवर लिमिट है, इसके अंडर अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई ट्रेडर है, कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, तो भाई उसको यहां पर कॉम्पोजिशन लेवी मिल पाएगा, सब्जेक्ट टू कि वो अदर कंडीशंस भी फुलफिल करे। अभी बात खत्म नहीं हुई है। सेम वे सर्विस के लिए देखो यार, सर्विस में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में ऑब्वियसली बात, आपकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, ठीक है, तो वहाँ पर सर्विस आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता है, इसलिए टर्नओवर थोड़ी सी हाई रखी हुई है। तो सर्विसेज के अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो टर्नओवर लो रखी है कि भाई इतनी टर्नओवर वाला भी, मतलब यानी 50 लाख से ऊपर वाले को ये बड़ा बिजनेसमैन समझ रहे हैं सर्विस में, और मैन्युफैक्चरर में 1.5 करोड़ से ऊपर वाले को बड़ा समझ रहे हैं। हमें तो छोटा उठाना है ना, हमें कॉम्पोजिशन लेवी के लिए देखना है कि छोटा बिजनेसमैन कौन है। वो है जो 50 लाख से नीचे कमा रहा है सर्विस लाइन में, और 1.5 करोड़ से नीचे कमा रहा है गुड्स लाइन में। 75 लाख फॉर सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुआ देखो एक ब्रॉड डिस्कशन। अब हमने क्या क्या समझ लिया कि कौन कौन कॉम्पोजिशन लेवी ले सकते हैं, और उसको लेने के लिए क्या मॉनेटरी लिमिट है, क्या चीज है कि प्रीवियस ईयर की टर्नओवर इस अमाउंट के अंडर अंडर होनी चाहिए। अब देखते हैं बाकी कंडीशंस, ठीक है। तो यहां तक हमने ये चीज समझ ली। अब देखो और कंडीशंस क्या क्या है, ये है फटाफट फटाफट समझो, बहुत इजी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो क्या कि भाई वो देखो कि कौन नहीं ले सकता। देखो ये कह रहे हैं कौन नहीं ले सकता, ठीक है। किसको कॉम्पोजिशन लेवी नहीं दिया जाएगा? कौन? जो सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, जो मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नॉट लेवीबल, टैक्सेबिलिटी नहीं है, क्यों आ रहा है भाई कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो उसको। मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। आपका इंट्रा स्टेट अगर काम है, एक ही स्टेट में अगर आपका काम है तो ही, ठीक है, नहीं तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है भाई आपका, आप तो बहुत कमा रहे होगे, आप कहाँ कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर आ रहे हो, ठीक है। सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप अमेजोन वगैरह की तरफ से आप अपना माल बेच रहे हो, तो भाई वहां पर भी आपको कॉम्पोजिशन में नहीं आ पाओगे, क्योंकि उन प्रोविजंस में घुसना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है मैन्युफैक्चरर ऑफ गवर्नमेंट नोटिफाइड गुड्स, गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स नोटिफाई किए हुए हैं, क्या क्या? आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें हैं। इसकी लिस्ट मैंने आपको अलग से यहाँ पर दी हुई है। ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं, यहाँ पर सब का सब है कि भाई ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स, तो ये सब चीज़ें हैं। इनका अगर आपका ट्रेड है या मैन्युफैक्चर है तो भाई आप कॉम्पोजिशन लेवी नहीं ले सकते हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो आप, या एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो आप ये चीज़ नहीं ले सकते कॉम्पोजिशन स्कीम। कैजुअल हो यार, आप एक जगह टिक ही नहीं रहे हो, कभी कहीं काम कर रहे हो, कभी कहीं काम कर रहे हो। या फिर एनआरटीपी हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, आप बाहर से इंडिया में लाके सामान बेच रहे हो, क्या करना है कॉम्पोजिशन लेवी लेके, तो उनको यहाँ पर मना कर दिया गया, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन हुई? सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते। देखा, इसी वजह से तो सर्विस वाले आए ना कि यार 50 लाख की लिमिट दे दो, हमें भी बुला लो यार। तो यहां पर पहले कंडीशन यही थी कि सर्विस वाला नहीं हो सकता, तो सर्विस वालों को इंक्लूड करने के लिए सेक्शन 10(2)(a) बनाया गया, ठीक है। तो इसके अंदर देखोगे अगर आप, तो सारी चीजें सेम रहेंगी, बस ये ऊपर वाली कंडीशन यहां पर नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विस ही है ये, ठीक है। तो बाकी कंडीशंस यहां पर भी सेम है, नीचे भी, इस सेक्शन में भी सेम है, इसमें भी यही है। बस एक चीज का फर्क है कि यहां पर मना किया है सर्विस के लिए, और यहां पर बोला है कि भाई सर्विस वाले ही तो हो, तो आपको मना नहीं कर रहे हैं हम, आ जाओ कोई बात नहीं, 50 लाख तक की है तो कर लो आप भी, ठीक है। तो यहां पर यह ऑप्शन दे दिया गया है। अब एक बात और सोचो कि भाई अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, और क्या थोड़ी भी सर्विस नहीं सप्लाई कर सकते? क्या इतनी सी सर्विस सप्लाई करने पर आपको कॉम्पोजिशन लेवी से बाहर फेंक दिया जाएगा? द आंसर इज नो। थोड़ा सा तो अलाउ कर दिया है यार, लीनियंट है गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है। कॉम्पोजिशन सप्लायर अंडर ABC, यानी कि ये वाले मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट और ट्रेडर। सर्विस तो सर्विस वाला ही है ना, उसको क्या, तो यहां पर मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट या अदर सप्लायर, तो वो कॉम्पोजिशन लेवी में आ सकता है, सर्विस सप्लाई कर सकता है अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन अ प्रीसीडिंग ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर,
ठीक है, इन दोनों में से, यानी कि जितनी उसकी पूरी की पूरी टर्नओवर है पिछले साल की, उसका 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर, इतनी अमाउंट तक का वो सर्विस सप्लाई कर सकता है। देखो रेस्टोरेंट में तो सर्विस होती ही है साथ में, ठीक है, तो वहाँ नहीं घुस रहे, मेनली यहाँ पर बात हो रही है मैन्युफैक्चरर और सप्लायर की, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर समझ में आ गए। तो ऑल दो कैसे बोलना है आपको, ऑल दो यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मना की गई हैं, लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन भी दी गई है ये वाली कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ी सी कर लो, हम मना नहीं करेंगे। कितनी? लास्ट ईयर की टर्नओवर का 10% इस साल में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर, कि अगर मान लो आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी 6 लाख की, तो मैक्सिमम 5 लाख ही अलाउड है, ठीक है। तो यहां पर यह बात आपको याद रखनी होगी, ओके। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना कि जब हम ये सर्विस गिन रहे होंगे तो इसमें जो एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट और डिस्काउंट है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जो एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट और डिस्काउंट की इनकम है उनको सर्विस का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। तो भाई हमने क्या देख लिया अभी तक? हमने देखा कि भाई एलिजिबल कौन है और उसके पीछे क्या क्या कंडीशंस हैं, दोनों चीज़ें समझ ली, तो ये पार्ट हमारा हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई ठीक है, आ गए आप कंपोजिशन स्कीम में, वेलकम। अब आपको हम बताते हैं कि आपको कितना टैक्स देना है, ठीक है। कितना देना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो 1% प्लस 1%, अगर आप रेस्टोरेंट हो तो 2.5% प्लस 2.5%। सेम चीज़ यार जैसे हम जीएसटी के अंदर करते हैं कि भाई 9% CGST, 9% SGST, तो वो सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है IGST नहीं हो सकता है क्योंकि इंट्रा स्टेट अलाउड ही नहीं है, ठीक है, लॉजिक। तो यहाँ पर आपका CGST SGST का हाफ यहाँ पर दिया गया है, इस तरीके से ये पूरी अमाउंट आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो इन तीनों का रेट हो गया। कितना? मैन्युफैक्चरर का देखो ज़्यादा लिया है यहाँ पर, ट्रेडर का कम रेट लगाया है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करता है, वो उनका मार्जिन ज़्यादा हो सकता है, ट्रेडर का मार्जिन कम हो सकता है। याद करने के लिए लॉजिक लगा लो थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई 2% यानी कि टोटल में 2% फॉर मैन्युफैक्चरर, 1% फॉर ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट सर्विस है। तो भाई तुम्हें देखो वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, तुम गुड्स नहीं हो बट तुम्हें यहाँ पर ले आए हम, ठीक है। तो उसमें रेट तो ज़्यादा लेंगे थोड़ा सा, तो वहाँ पर 5% आपका रेट यहाँ पर बना दिया है, ओके। तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट हो गया। तो एलिजिबिलिटी देख ली हमने, रेट देख लिया। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमने अभी बात कर रहे हैं इतनी देर से, एलिजिबिलिटी में हमने क्या देखा था? टर्नओवर, प्रीवियस ईयर की टर्नओवर। वो टर्नओवर क्या लोगे? जो अब रेट देखा हमने 1%, 2%, 5%, ये जो रेट्स देखे, ये जो रेट लगेंगे किस पर लगेंगे? तो इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है ना। तो अब देखते हैं हम टर्नओवर क्या होगी, ठीक है। टर्नओवर, पहली बात तो हाँ चलो एक पॉइंट आ रह गया था, 1.5 करोड़ तो था रेस्ट ऑफ द इंडिया, प्लस असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर का 1.5 करोड़, और 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो मैंने आपको बताए थे उनका था आपका अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। इनको आपको रटना पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। 75 लाख की लिमिट इनके लिए रखी गई है, क्योंकि भाई छोटे स्टेट्स हैं, इनका इस पे लिमिट थोड़ी सी इनके लिए कम रख दी कि भाई यहाँ पर अगर कोई 75 लाख से ज़्यादा भी कमा रहा है, ठीक है, तो भाई उसको भी बड़ा बिजनेसमैन माना जाएगा, तो उसको कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड इट। तो इसको इस तरीके से याद रखना होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्नओवर की, और हाँ जो सेक्शन 10(2)(a) है, ये जो हमने बात करी थी, इसका रेट है आपका 3% प्लस 3%, यानी कि आपका 6%। यहाँ पर मैंने एक साथ भी सारे के सारे रेट्स को दिया हुआ है, उन सेक्शन से हट के भी। अब जो मैं बात करने वाला हूँ दैट इज कॉमन फॉर बोथ सेक्शंस। क्या? आपका एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। अब देखो इसका जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पर सामने लिख कर दिया है कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है हमें एलिजिबिलिटी के लिए, यानी कि जब हम प्रीवियस ईयर टर्नओवर देखेंगे तो हम एलिजिबिलिटी के लिए उस चीज़ को पिक करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर को, ठीक है। और जब हमें उस पर जीएसटी लगाना है, उस पर टैक्स लगाना है, जो वो 1%, 2%, 5% है, तो हम देखेंगे टर्नओवर इन स्टेट को, ठीक है। डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं। देखो मोरलेस चीजें सेम है भाई। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है? टैक्सेबल सप्लाई सारी की सारी, एग्जेम्प्ट सप्लाई सारी की सारी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज उसको भी ले लेंगे, इंटरस्टेट सप्लाईज भी ले लेंगे। एक सेकेंड, कॉम्पोजिशन स्कीम में तो इंटरस्टेट को मना किया हुआ है भाई, वो अब मना किया हुआ है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं गाइज? यहां पर हम देख रहे हैं एलिजिबिलिटी। प्रीवियस ईयर में आप कर रहे होगे इंटरस्टेट, अब अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहे हो तो अब मत करना,
ठीक है। तो इसीलिए टोटल टर्नओवर निकालते समय इंटरस्टेट को भी इंक्लूड किया जाएगा। ये याद रखना, एग्जाम में यहां पर गलती हो सकती है क्योंकि आपका माइंड अपने आप इंटरस्टेट को कंपोजिशन लेवी से शट आउट करके चलेगा, लेकिन यहां पर आएगा। क्यों? क्योंकि पहले आप कंपोजिशन लेवी में नहीं थे, तब आप कर सकते थे इंटरस्टेट, आपने की भी होगी इंटरस्टेट, अब नहीं कर पाओगे। अगर आप कंपोजिशन लेवी में आ रहे हो जो कि ऑप्शनल है, जो कि वॉलेंट्री है, तो आप सोच समझ के आ रहे हो कि भाई मुझे इंटरस्टेट सप्लाई अब नहीं करनी, ठीक है। तो यहां पर यह बात आपको याद रखनी। तो क्या क्या हुआ? टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटरस्टेट सप्लाईज, ठीक है, ऑफ सेम पैन ऑल इंडिया बेसिस, जो आपका डीम्ड सप्लाई हम पढ़ते थे वो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्सक्लूड्स, क्या क्या एक्सक्लूड्स? इनवर्ड सप्लाइज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ये क्या होती है? देखो, चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, रिवर्स चार्ज भी इसमें पढ़ेंगे। बेसिकली टैक्सेशन दो तरीके से लगाया जाता है। एक आता है आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक आता है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज की बात करूं तो यानी कि सीधी सी बात है भाई, मैं अगर सेल कर रहा हूं, ठीक है, मैंने एक बिल बनाया, मैंने सामने वाले से जीएसटी ले लिया, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि जो रेसिपिएंट ही होता है वही टैक्स गवर्नमेंट को पहुंचाता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, पहले नॉर्मल में क्या होता है कि मैं सामने वाले से टैक्स लेकर मैं गवर्नमेंट को देता हूं, ठीक है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि सामने वाला ही गवर्नमेंट को देता है, इतना फर्क है, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज के अंदर जहां पर टैक्स लायबिलिटी सामने वाले की बन रही है, रिसिपिएंट की बन रही है, ठीक है, वो एक्चुअल में सप्लायर तो नहीं है ना, सप्लायर तो आप खुद हो। तो वहां पर आपकी खुद की सप्लाई ही यहां का पार्ट बनेगी, ना कि किसी और की सप्लाई जिसमें आप रिवर्स चार्ज में पे कर रहे हो सिर्फ टैक्स, क्योंकि आप सिर्फ रिसिपिएंट हो, आप सप्लायर नहीं हो। तो यहां पर यह बात याद रखनी है। तो क्योंकि रिसिपिएंट हो आप सप्लायर नहीं हो, ठीक है, आप रिसिपिएंट हो, तो इस वजह से याद रखना है। और जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस का जो पार्ट है वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। ओके, तो आई होप ये बात यहां पर समझ गए होंगे। अब टर्नओवर इन स्टेट क्या बनेगी? तो भाई यहां पर आपका क्या आ गया? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज मेड विद इन द स्टेट और यूटी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इंटरस्टेट सप्लाई मेड फ्रॉम द स्टेट यूटी बाय द सेम टैक्सेबल पर्सन, वो आपस में जो डीम्ड सप्लाई वाली चीज़ होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या आएगा? वही बात है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी, ये सब नहीं इंक्लूड होगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ड आरसीएम सप्लाईज, ऑब्वियसली जो ऊपर वाला था वो भी नहीं इंक्लूड होगा। एक चीज़ याद रखनी है, सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये भी इसका पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपको याद रखना है, दोनों में यही फर्क था। एग्रीगेट पूरे साल का लेंगे, यहाँ पर जब तक आप रजिस्ट्रेशन के लायबल नहीं थे, ठीक है, तो तब तक का आपका यहाँ पर कोई टर्नओवर, यानी कि बेसिकली बात यह है कि यार देखो, मान लो 1 अप्रैल को आपने काम शुरू किया, ठीक है, आपको जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है 20 लाख 40 लाख वो जो भी है, तो जो भी आपकी एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है, मान लो 40 लाख आपकी एप्लीकेबल वो लिमिट है, ठीक है, तो आपकी यहाँ पर टर्नओवर बढ़ती गई, तो आपने यहाँ 10 लाख कमाए, ठीक है, फिर बढ़ती गई तो आपने यहाँ पर 30 लाख कमा लिए। अब आया आपका यहाँ पर ये मान लो अगस्त का मंथ, ठीक है, तो अगस्त में आपके 40 लाख क्रॉस हो गए। तो जब 40 लाख क्रॉस हुए हैं, नाउ यू आर लायबल फॉर जीएसटी, अब आप पे जीएसटी के प्रोविजंस लगेंगे। तो अब यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो यहां पर अब आप इसके बाद वाली जो टर्नओवर होगी, जिसको मैं रेड कर रहा हूं, इसके ऊपर अब आप कंपोजिशन में आ रहे हो, तो अब आपका जीएसटी लगेगा। ये क्यों है? देखो सीधी सी बात है यार, आप जरूरी नहीं है, आप हो सकता है ना कि दिस इज योर फर्स्ट ईयर, कि आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो वहां पर, या फिर पिछले साल की टर्नओवर ही आपकी मान लो 5 लाख थी बस, तो भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो यहां पर टैक्स की कंप्यूटेशन कब से स्टार्ट होगी? जब से आप जीएसटी के लिए लायबल टू बी रजिस्टर्ड होगे, उससे पहले कि उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। मेनली एक मेजर डिफरेंस यहां पर ये आता है आपका एग्रीगेट टर्नओवर में और टर्नओवर इन द स्टेट के अंदर, ठीक है। और एक बात यहां पर ये भी देखना कि एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट, डिस्काउंट इनकम ऑन डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, ये इसका पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये भी यहां पर एक डिस्टिंक्शन है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका कि हमने देख लिया कि भाई लास्ट ईयर की टर्नओवर हमें कौन सी देखनी है, ठीक है।
इस साल रेट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, और उसके बाद उसको किस तरीके से टैक्सेबिलिटी यहां पर की जाएगी, ठीक है। एक चीज जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये वाला बॉक्स है, ठीक है। ये क्या बात बोलता है, देखो, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो रेट है ना वो लगेगा टोटल टर्नओवर इन द स्टेट पे, जो यहां पर आपको दी हुई है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जिसमें आपकी टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट दोनों इंक्लूड होती है, लेकिन अदर सप्लायर यानी ट्रेडर उस केस में सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लेंगे, एग्जेम्प्ट को नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, बहुत आसान बात है, अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ गलतियां यही होती है, ठीक है। अब मान लो आपको यहां पर टर्नओवर दी गई 20 लाख रुपए, ठीक है। क्वेश्चन मैं दो तरीके से पूछता हूं आपसे, इस 20 लाख रुपए के अंदर 10 लाख हैं आपके टैक्सेबल के और 10 लाख हैं आपके एग्जेम्प्ट के, 10 लाख हैं एग्जेम्प्ट के, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा कि भाई अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो क्या होगा, और अगर ये ट्रेडर है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको आपको आंसर कैसे करना है, सीधी सी बात है कि भाई देखो, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मेरे पे जो टैक्स लगेगा वो जीएसटी मेरे को निकालना होगा, वो 20 लाख रुपए पे निकालना होगा, यानी कि टोटल टर्नओवर पर, ठीक है, एज इट इज, जो कि आपका यहां पर मेरा रेट बनता है 2%। लेकिन अगर मैं ट्रेडर हूं तो ट्रेडर को किस पे निकालना है, सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे, जो कि है आपकी यहां पर 10 लाख रुपए ओनली, और इस पे रेट कितना लगेगा 1%, जिसमें कि आपका 0.5% है CGST एंड 0.5% है SGST, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है, तो इस चीज का बस आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो भाई, हमने पूरा चैप्टर यहां पर कंप्लीट कर लिया। कैसे, सबसे पहले तो हमने देखा कौन, हु, तो आपका मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर अंडर सेक्शन 10(2)(a) वो आ गया हमारे पास। उसके बाद देखा एलिजिबिलिटी, तो हमने क्या देखा, उसमें टर्नओवर आ गई आपकी 1.5 CR और 75 लाख फॉर 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और 50 लाख फॉर सेक्शन नंबर 10(2)(a), ठीक है, सॉर्टेड। उसके बाद हमने देखा कि यार टर्नओवर ये निकलेगी किस पे, ये निकलेगा आपका एग्रीगेट टर्नओवर पे, जो प्रीवियस ईयर की होगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि आपका टैक्स लगेगा, तो रेट निकाला हमने, तो भाई रेट क्या निकला, मैन्युफैक्चरर का निकला आपका 1%, सिर्फ एक SGST का, ठीक है। रेस्टोरेंट का निकला आपका 2.5% और ट्रेडर का निकला यानी अदर गुड्स का निकला, अदर सप्लायर्स का निकला आपका कितना 0.5%। इसमें उतना ही एक साथ प्लस कर लो तो वो चीज़ आ जाएगी आपकी 10(2)(a) की, जहां पर हमने बात करी सप्लाई की, जहां पर हमने सप्लाई और सर्विसेज की जहां पर हमने बात करी, तो वहां पर आपका रेट निकला 3%, वही प्लस 3%। ये किस पे लगेगा, टोटल टर्नओवर पे, टर्नओवर इन यूटी और आपका जो भी टर्नओवर इन स्टेट जो हमने निकाला था, ठीक है, टोटल टर्नओवर पे। बस इसमें एक बात याद रखनी है कि जब मैं बात करूंगा हमारे ट्रेडर भाई साहब की, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर यहां पर मैं लेके चलूंगा, टैक्सेबल टर्नओवर यहां पर हम लेके चलेंगे, ओके, ठीक है। अब मेन चीज़ों को एक बार ध्यान दे लो, टर्नओवर इन स्टेट के अंदर और टर्नओवर इन यूटी के अंदर मेजर डिफरेंस देखो सिर्फ इतना ही है कि भाई आपका ये जो पार्ट है इसको एक्सक्लूड किया जाता है 1 अप्रैल से लेके रजिस्टर्ड होने की रिक्वायरमेंट आने तक, बाकी चीज़ें सेम है। एक चीज़ यहाँ पर बस अलग से लिखी रह गई है जिसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, जो वही है जो यहाँ पर सेम है, एग्जेम्प्ट लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पर आ जाएगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बस यहाँ पर, ये पिछले पूरे साल का निकलता है, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के बाद का निकलता है, बाकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर सॉर्टेड है। और जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी देखो मैंने आपको अलग से एक प्रॉपर लिस्ट दे रखी है कि क्या क्या रेट्स लगने वाले हैं, उनका बाइफर्केशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी यहाँ पर चीज़ हो गई है। तो भाई यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, क्वेश्चन भी जो कॉम्प्लिकेटेड निकलता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगली वीडियो के अंदर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को करने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।